हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, गुड इवनिंग अदनान। चलिए भाई, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है और लॉज ऑफ मोशन के हमने इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स भी देख लिए हैं। तो आज जो हमें देखना है वो है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है ना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स और वेज कंस्ट्रेंट, ये दो देखने हैं हमने। तो चलिए देखते हैं कि कंस्ट्रेंट इक्वेशंस क्या होती है। कंस्ट्रेंट रिलेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट, तो स्ट्रिंग कैसा है? ये है आइडियल, दैट इज इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इनएक्सटेंसिबल। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन relate, we can have a relation between the velocities of the connected bodies, velocities and acceleration. So string is inextensible in ideal, and this property is used. This property is used to find the relation, find the relation between the velocities and accelerations, velocities and accelerations of the connected bodies. Connected bodies, ठीक है ना? तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को चलिए हम देखने जा रहे हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को। और तो सबसे पहला केस, केस 1। सपोज ये पुली है एंड ये कनेक्टेड बॉडीज हैं M1 एंड M2, एंड दिस इज द रेफरेंस लाइन। सपोज ये जो P है पुली, इसका जो डिस्टेंस है किसी भी इंस्टेंट पे या y कोऑर्डिनेट है वो है yp, और M1 का है y1 और इसका है y2। तो वी कैन इजिली सी the length of this part is yp minus y1 and the length of this part is yp minus y2. So as this length is constant, what we can do is we can write yp minus y1 plus yp minus y2 is a constant. Although ये लेंथ भी होगा पाई आर, बट ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो उसको आप लिखें या ना लिखें उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। लिखेंगे तो सी में ऐड हो जाएगा और सी में एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो yp minus y1 plus yp minus y2 is a constant. So twice of yp minus y1 or minus y2. If we assume that all the y's are increasing with time, then तीनों ही ऊपर जा रहे हैं। तीनों का जो y coordinate है from the reference line dotted floor वो बढ़ रहा है। तो if I differentiate them with respect to time, I'll get so differentiating the above equation with respect to time, we get, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? ट्वाइस डी बाई डी टी ऑफ वाई पी माइनस डी वाई वन बाई डी टी और डी बाई डी टी ऑफ वाई टू, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो अब डी वाई बाई डी टी क्या होगा बेटा? वेलोसिटी होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ वी पी एंड दिस इज v1 एंड दिस इज v2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज।
Now, if I differentiate it again with respect to time, what I'll get? Differentiating with respect to time, हमें मिलेगा twice of Vp by dt minus d by dt of V1 and minus d by dt of V2. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो ये आ जाएगा twice of AP and this is A1 and this is A2. तो एक रिजल्ट मुझे मिल गया AP is A1 plus A2 by 2. और जैसे यहाँ VP मिला था, VP था V1 plus V2 by 2. तो दिस जो कनेक्टेड बॉडीज है, कनेक्टेड मोशंस है, उनकी वेलोसिटीज में एक्सेलरेशन में रिलेशन जो हमने निकाला, वो निकाला यूजिंग द फैक्ट स्ट्रिंग is inaccessible. So this gives us the fact that the length of the string is not going to change. This is a constraint. Constraint is the length of the string is a constant. So which gives us the required result. तो ये नोट कर लो कि VP जो है वो V1 plus V2 by 2 है और AP जो है वो A1 plus A2 by 2 है. तो इसको मैं अप्लाई करवा देता हूँ. तो इसमें ऐसा नहीं है कि वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस सब ऊपर ही होने चाहिए. तो हम डिफरेंट केसेस को देखेंगे. तो उसे एक साइन कन्वेंशन देंगे. इस डेरिवेशन में मैंने माना था कि ऑल द वेक्टर्स आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगर कोई इसमें से डाउनवर्ड हुआ तो वो नेगेटिव साइन के साथ पुट कर दिया जाएगा. जैसे केस 1 देखते हैं. केस 1. तो मान लो ये पुली है और पुली का वेलोसिटी जो वीपी है वो ऊपर की तरफ है. वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. और ये ब्लॉक है M1 और इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड. और ये एक अननोन है और इसका वेलोसिटी मैंने ऊपर माना है, बट मुझे निकालना है. हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो. तो जो भी अननोन है उसे आप पॉजिटिव साइन के साथ मान लीजिए. अगर वो नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट. तो अभी हमने देखा कि ट्वाइस ऑफ वीपी इज V1 प्लस V2. तो माय कन्वेंशन इज upward directions are positive and the downward is negative. Now VP is in the upward direction, so twice into 20. और V1 डाउनवर्ड है तो उसको मैं -5 के साथ पुट करूंगा और ये है मेरा नोन V2. कितना आ गया? ये आ गया 40 और ये 5 इधर आएगा और ये आ गया V2, यानी V2 आ गया 45 विद द पॉजिटिव साइन. ठीक है, पॉजिटिव साइन. तो मीटर पर सेकंड अंडरस्टूड है. तो यानी ये V2 भी हो गया इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. तो V2 भी आपको विद साइन मिल जाएगा. इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो एक सिमिलर केस में ले सकता हूं, केस 2. और इस बार मान लीजिए मैं एक्सेलरेशन को रिलेट करता हूं. तो अगर मान लीजिए एक ब्लॉक है, देखिए इसका मास कुछ भी हो, बट मान लो ये नीचे की तरफ आता है विद द एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ये दूसरा ब्लॉक है M2 और इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? ओके, अपवर्ड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये मैं मान लेता हूं कि AP इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. लेट्स सी इसकी वैल्यू क्या आती है. तो फॉर्मूला है हमारा ट्वाइस ऑफ AP इज A1 प्लस A2. AP मुझे निकालना है. चलिए मैं A1 की वैल्यू पुट करता हूं. तो इट इज -10 and it is +2, so it is -8. So means AP is -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो AP आ रहा है नेगेटिव, यानी इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जो मैंने अपवर्ड दिया था, अगर पॉजिटिव आता तो ऊपर ही होता, बट अगर नेगेटिव आया है तो ये डाउनवर्ड होगा. तो चलिए, तो ये हमने वन ऑफ द रिलेशन देखा, कंस्ट्रेंट रिलेशंस. अब इसके एप्लीकेशन में एक और देखते हैं सवाल. और तो बार बार हमें डिफरेंशिएट नहीं करना, एक्चुअली डिफरेंशिएट नहीं करना. हम एक और मेथड सीखेंगे कि जो नेट चेंज इन लेंथ है वो क्या है? 0. नेट चेंज इन लेंथ इज 0. इसे भी यहां हम लोग सीख लेते हैं. तो ये मैं सेम डेरिवेशन कर रहा हूं, सेम डेरिवेशन बट विद अ डिफरेंट मेथड. तो ये पुली है एंड पुली का एक्सेलरेशन है मान लो AP और ये ब्लॉक है
इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 और ये दूसरा ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन मान लो a2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए फास्ट मेथड है ये। तो यहाँ 3 कनेक्टेड बॉडीज हैं, पुली, M1 एंड M2। हम वन एट ए टाइम देखेंगे कि एक बॉडी के मोशन का इम्पैक्ट क्या है ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, ऑन द स्ट्रिंग। कोई अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे चेंज, और कोई डिक्रीज करता है तो नेगेटिव, और नेट चेंज क्या आने वाला है 0, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज अ कांस्टेंट। तो चलिए, जब मैं एपी का इम्पैक्ट देखूंगा, जब पुली का देखूंगा, तो मैं M1 M2 को क्या मान लूंगा, रेस्ट में, ठीक है ना, रेस्ट मान लिया मैंने। एंड नाउ दिस पुली इज गोइंग अप। तो आप देखिएगा ये जो पॉइंट है लेफ्ट में, ब्लू पॉइंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर M1 वही रहने वाला है एंड पुली इज मूविंग अप, तो दीज 2 पॉइंट्स विल बी elongated, यानी लेंथ बढ़ने वाला है। तो इंक्रीज इन लेंथ इज गिवन बाय AP, बिकॉज ये AP से मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चेंज इज पॉजिटिव, तो AP। लेफ्ट साइड देखिए, सॉरी राइट साइड पे, तो राइट में भी M2 जो है वो मैंने रेस्ट पे माना है, तो M2 तो वही है एंड द पुली इज गोइंग अप, सो राइट वाला स्ट्रिंग का लेंथ भी बढ़ रहा है, और वो इम्पैक्ट क्या है, AP अगेन। अब क्या करना है, अब पुली को रेस्ट पे मान लीजिए और M2 को भी रेस्ट पे मान लीजिए, और M1 के मोशन का इम्पैक्ट देखते हैं। तो M1 इज गोइंग अप, तो इट इज डिक्रीजिंग द लेंथ, डिक्रीजिंग द लेंथ, जो लेफ्ट में लेंथ है, तो हम लिखेंगे -A1। एंड नाउ M1 को रेस्ट पे मान लीजिए, पुली को रेस्ट पे मान लीजिए, और राइट में जो M2 है, इसके मोशन का इम्पैक्ट देखिए, इट इज मूविंग अप, तो इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग द लेंथ, तो मैं लिखूंगा -A2। सो नेट चेंज इज 0, तो ये हो जाएगा 0। तो वही रिलेशन आ गया, ट्वाइस AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2। आई होप क्लियर है ये केस। बाकी दोनों में से जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत यूजफुल है, फास्ट है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब 2-3 केस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, 2 एक केस। तो अब देखते हैं कि वो केसेस क्या है। देखिए, तो मान लीजिए ऐसा कुछ गिवन है, ये पुली है, और पुली से यहाँ से एक मास हैंग कर रहा है, और ये पुली से यहाँ से आते हुए एक दूसरी पुली से ये मास यहाँ पे आके ये रिंग स्ट्रिंग बन जाता है, और यहाँ पे दूसरा मास। सपोज दिस इज अ B मास विच इज ऑफ 5 kg एंड दिस इज A ऑफ 4 kg, और हमें दोनों के एक्सेलरेशंस निकालने हैं, राइट। दोनों के हमें एक्सेलरेशंस निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ A इज डाउनवर्ड्स, से A1, और B का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, मान लो A2। तो पहला काम हमें यह करना है, स्ट्रिंग एक ही है देखो, तो टेंशन एक ही रहने वाली है, बिकॉज पुल इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्रिक्शनलेस। तो बिकॉज ऑफ विच इफ अ सिंगल स्ट्रिंग इज देयर, देन टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ इट। तो यहाँ भी टेंशन T है, और यहाँ भी हम देख सकते हैं T है, और यहाँ भी अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन T है। तो एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो ये दोनों पॉइंट्स ले लो, कनेक्टेड पॉइंट्स ले लो, जैसे ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो। तो ये पुली P1 है जो फिक्स्ड है, और ये पुली P2 है जो मूवेबल है, और जो एक्सेलरेशन पुली का होगा वही 5 kg का भी होगा। तो हमने 5 kg का अज्यूम किया है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो मेथड मैंने सेकंड डिस्कस किया उसके हिसाब से अगर देखें, तो 4 kg को रेस्ट पे मान लीजिए एंड द 5 kg इज गोइंग अप। तो ये क्या कर रहा है, ये 5 kg पुली से, यानी P2 से जो भी दोनों वायर्स कनेक्टेड हैं, इन दोनों के लेंथ पे इंपैक्ट देखते हैं, है ना, मोशन ऑफ द 5 kg का या P2 का। सिंस दे आर गोइंग अप, तो लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। तो मैं लिखूंगा -A2 एंड देन -A2। सिंस दो स्ट्रिंग है ना, एक ये वाला स्ट्रिंग है और एक ये वाला स्ट्रिंग है, तो दोनों के लेंथ पे इंपैक्ट क्या आने वाला है, दोनों डिक्रीज करने वाली है। तो मैं लिखूंगा -2A2। चलिए, अब बात करते हैं ए के मोशन के इंपैक्ट का। तो बी को रेस्ट पे मान लीजिए, और ए को देखिए, ए इज गोइंग डाउन, तो ये वाला जो लेंथ है वो अब इंक्रीज करेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्लस का A1। तो ये 0 हो गया, तो यहां से हमारा A1 आ गया ट्वाइस ऑफ A2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
A1 is equal to twice of A2. अब इक्वेशंस के लिए अगर 4 kg ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसका वेट तो खैर नीचे लगना ही है 4g। तो इक्वेशन क्या होगी 4g यानी फोर्थ ऑफ ए ब्लॉक। एक्चुअली मैं ए के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ, ब्लॉक ए लिख लेते हैं ध्यान से। तो सिंस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड तो एफबीडी बना सकते हैं चाहे तो टेंशन इज अपवर्ड, 4g इज डाउनवर्ड एंड द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। तो इक्वेशन होगी इसकी 4g minus t equal to 4 into a1। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। चाहो तो इसको सेकंड मान लो, और ये फर्स्ट है तो इसे सेकंड मान लेते हैं। अब ब्लॉक बी की बात करते हैं। तो ब्लॉक बी, तो बी जो है यानी 5 kg ब्लॉक, अगर पुली के साथ इसका एफबीडी ले लें, ऐसे ले लें कंबाइंड एफबीडी, तो टेंशन एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन विच इज 2t। जो पुली पे लग रहा है वो एक्चुअली 5 kg पर भी है और नीचे फोर्स है 5g एंड डायरेक्शन हमने एक्सेलरेशन का माना अपवर्ड, तो इट इज गोइंग अपवर्ड, ये हमने अज्यूम किया है। तो इसलिए इक्वेशन होगी 2t minus 5g equal to 5 into a2। तो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। तो आई हैव 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस, तो वी कैन सॉल्व। So A1, A2 and T, these are 3 variables and 1, 2 and 3. We have got 3 equations, so we can solve these. तो सॉल्व अभी नहीं करेंगे टाइम के इंटरेस्ट में, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो इन्हें सॉल्व भी कर लेंगे, और ये बहुत सिंपल है, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। और ये हमारा था एक केस। अब हम देखते हैं एक और। तो साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर लिख लें। चलिए तो नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। केस 2, एक और सवाल। तो देखिए एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ ए, जो 2 kg का है, और यहाँ पे हमने लिया पुली, और ये हमने एक नीचे पुली, और ये पुली फिक्स्ड है, पुली यहाँ पर फिक्स्ड है विद दिस वर्टिकल वॉल। और यहाँ पे एक पुली, और पुली से एक मास हैंग कर रहा है बी, जो 5 kg का है, 5 kg का। तो ये स्ट्रिंग जाएगा ऊपर, ये एक और पुली होगा, ये फिक्स्ड है विद दिस, एंड दिस इज कनेक्टेड विद द वर्टिकल वॉल। तो ये कैसे देखिएगा। तो यहाँ पे फिर से हम मान लेते हैं कि चलो इसका एक्सेलरेशन A1 है मान लो, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मान लेते हैं A2। टेंशन डेफिनेटली एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा ही टेंशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रिलेशन निकालना है बिटवीन A1 एंड A2। तो जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट में, तो अगर मैं बाकी सब कुछ रेस्ट मान के ए ब्लॉक के मोशन का इम्पैक्ट देखूंगा, तो दिस लेंथ, हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिंग है, इसका लेंथ डिक्रीज करेगा एज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पुली। तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस का A1। अब देखें कि जो बी का मोमेंट है उसके मोशन का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द लेंथ। तो ये दोनों लेंथ लीजिए, ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए। तो जब ये नीचे आएगा तो ये दोनों ही लेंथ बढ़ेंगे, हम कह सकते हैं इट इज ट्वाइस A2। और नेट चेंज क्या है 0, बिकॉज ये वाला लेंथ तो क्या चेंज हो भी नहीं रहा है ना। ये दोनों पॉइंट फिक्स हैं एंड दिस लेंथ इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, सो नेट चेंज इज 0। तो A1 आ गया 2A2। दिस इज माय अगेन फर्स्ट इक्वेशन। अब ब्लॉक ए के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, so the only force horizontal on it is tension, so tension equal to mass into A1। mass इसका 2 kg है, acceleration मैंने A1 माना है, so this is my second equation। now for the B block, B के लिए अगर हम बात करेंगे तो 2t is acting upward, 2t is acting upward and mg यानी 5 into g is acting downward, और acceleration मैंने लिया है downward, तो net force लेना पड़ेगा downward, तो कितना होगा 5g minus 2t equal to mass into acceleration। तो again I have 3 equations and 3 variables A1, A2 and T, तो इन्हें मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। जरा ध्यान से देख लेते हैं।
क्या केस गिवन था? कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये केस ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, बल्कि इसी का एक वेरिएशन की बात कर सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वायर ये वाला, ये भी वॉल से कनेक्टेड था, फिक्स था। पर यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक कनेक्ट कर दूं तो 3 बॉडीज का मोशन हो जाएगा। तो लेट्स सी उसमें हम क्या करेंगे। चलिए देखते हैं एक और केस। तो जैसे मान लो ऐसा हम अरेंजमेंट ले लेते हैं, एक पुली यहाँ लगा है, एक पुली यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और स्ट्रिंग में ले लेता हूँ ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल है, पुली है, और ये तो यहाँ पर एक और ब्लॉक है, मान लो सी ब्लॉक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इनके आइसोलेशन अगर मैं कुछ मान लूं, जैसे कि क्या मान लो ये A1 से इधर जा रहा है, ये A2 से इधर, और ये A3 से नीचे। तो टेंशन तो अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, तो कोई डाउट नहीं है, टेंशन, एंड दिस टेंशन इज अपवर्ड, दिस टेंशन इज अपवर्ड। तो ब्लॉक ए के लिए चलिए कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात करते हैं पहले। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होगा? अगर ए का इम्पैक्ट देखें ऑन द लेंथ, तो दीज 2 पॉइंट्स, इट इज -A1 बिकॉज लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। और ए बॉडी के बी की बात करें तो बी नीचे जा रहा है, तो ये दोनों लेंथ बढ़ेंगे। तो मैं इसे लिखना पड़ेगा मुझे ट्वाइस ऑफ A2, एंड देन दिस टाइम C is also moving, so this length is also going to decrease. Acceleration मान लेते हैं A3, ये आ जाएगा -A3 equal to 0। तो रिलेशन आ गया ट्वाइस A2 is A1 plus A3। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब बाकी तो आप देखिए बहुत अच्छे से कर ही लेंगे। जैसे A की बात करते हैं तो क्या है, T इक्वल टू MAA1, और B की अगर हम बात करते हैं तो MBG -2T इक्वल टू MB इंटू A2। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। और C की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी टेंशन ही इसको एसलेट कर रहा है, यानी MC इंटू A3। तो दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। तो वेरिएबल्स कितने हैं मेरे? A1, A2, A3 एंड T। तो 4 वेरिएबल्स एंड 4 इक्वेशंस। अगेन वी कैन सॉल्व दिस। तो ये सिंपल सिंपल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स थे जो अभी हमने देखे। अब हम यहाँ बात करते हैं एक केस जो मैं सूडो फोर्स से ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसे अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन से कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। चलिए तो देखा जाए नेक्स्ट केस। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक पुली है जैसे, और यहाँ एक ब्लॉक, यहाँ एक पुली, और यहाँ ये 2 ब्लॉक, राइट। तो मास M1 मान लेता हूँ, M2 मान लेता हूँ, M3 मान लेता हूँ, राइट। और एस्लेशन के डायरेक्शन भी आपकी इच्छा है कैसे मानना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एस्लेशन इसका भी डाउनवर्ड मान लेता हूँ, इसका भी डाउनवर्ड मान लेता हूँ, और इसका भी डाउनवर्ड मान लेता हूँ, ठीक है ना। सॉल्व होकर जो पॉजिटिव आएगा वो डाउनवर्ड, और जो नेगेटिव आएगा वो ऊपर, अपोजिट, राइट। टेंशन T लगेगी, T लगेगी, राइट। इधर जो लगेगा वो क्या होगा, T डैश। चलो इधर हम अगर T कर दें
तो ये पॉइंट हम बता चुके हैं कि ये 2T होता है ना। ये पुली P1 है, ये P2 है। तो अगर मान लो A1 डाउनवर्ड है तो पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, अपवर्ड होगा, सेम A1। तो अगर मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, नीचे अगर T और T है और ऊपर T डैश है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन A1 है, तो हमने बताया था कि T डैश माइनस 2T इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन। अब मास ऑफ द पुली क्या है यहाँ पे, 0। आइडियल पुली है, मासलेस पुली है, तो यहाँ से इंप्लाई होता है कि T डैश इज इक्वल टू 2T, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ऊपर वाले स्ट्रिंग में मैंने टेंशन लिया है 2T, तो ये रीजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि 2T मैंने क्यों लिया है। चलिए, अब कंस्ट्रेंट से अगर हम करना चाहेंगे तो केवल इस पुली से ही काम बन जाएगा, पुली P2, यानी कंस्ट्रेंट केवल इसे हम यूज करके कर सकते हैं। ये वाला पार्ट जो मैंने फर्स्ट बताया भी था, वो रिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्वाइस A1 है ना, A1 ऊपर है, A2 नीचे है, A3 नीचे है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। बट अगर सेकंड मेथड को यूज करें तो पुली के ऊपर जाने से ये जो दोनों लेंथ है, इनका लेंथ क्या बढ़ने वाला है, तो मुझे लिखना पड़ेगा ट्वाइस A1 और M2 के भी नीचे जाने से लेंथ बढ़ेगा तो A2, और M3 के भी नीचे जाने से लेंथ बढ़ेगा, यानी कि प्लस A3, एंड द नेट चेंज इज 0। यानी ऑब्वियसली मैंने नीचे लिया, बट ये होगा नहीं नीचे, कोई ना कोई ऊपर होगा, यानी जब A सॉल्व होंगे तो कोई ना कोई नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव होंगे तो तीनों का सम तो 0 आ ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई इसमें नेगेटिव है। तो चलिए, A1 A2 A3, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द कंस्ट्रेंट रिलेशन। मुझे ये रिलेशन मिला बिटवीन A1 A2 एंड A3। अब अगर मैं M1 ब्लॉक की बात करता हूँ तो M1 ब्लॉक पे टेंशन लगेगी ऊपर 2T और M1G नीचे लगेगा, और एक्सेलरेशन मैंने इसका डाउनवर्ड लिया था, इसलिए इक्वेशन हो जाएगी M1G माइनस 2T इक्वल टू M1 इंटू A1। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करें, M2 की। तो M2 के लिए फ्री बॉडी की बात करते हैं, टेंशन ऊपर है, M2G नीचे है, और एक्सेलरेशन भी हमने इसका डाउनवर्ड ही माना है। तो इक्वेशन क्या होगी फिर, इक्वेशन हो जाएगी M2G minus tension equal to M2 into A2. So this is my third equation. This is my third equation. Now for M3. M3 के लिए देख लेते हैं। M3 का लिए टेंशन ऊपर है और वेट तो नीचे ही होगा, M3G, और एक्सेलरेशन भी हमने नीचे ज्यूम किया है A3, इसलिए नेट फोर्स भी डाउनवर्ड लेंगे, तो लिखेंगे M3G minus tension equal to M3 into A3. This is my fourth equation. तो लेट्स से हमारे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारे A1 A2 A3 and T, A1 A2 A3 and T. So we have 4 variables and 4 equations, which means we can solve these and get the answer. Okay, तो यहां तक इसको ध्यान से देख लें, तो इस तरह के सवाल हम लोग कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी केसेस किए थे उसमें मोशन स्प्रिंग्स के क्या थे, या तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल थे या वर्टिकल थे, ठीक है ना, स्ट्रेट है ना, वर्टिकल थे या हॉरिजॉन्टल थे। अभी हम देखेंगे एंगल पे होंगे, तो एंगल पे क्या होने वाला है वो हम यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल से। तो इसको नोट कर लें, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। मान लो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है कोई, और यहाँ पे एक बीड है, स्मॉल बीड, ठीक है, और ये स्ट्रिंग से बना हुआ है, और यहाँ पुली है, और पुली पे यहाँ पे कोई मास, एंड दिस मास इज से M2 एंड दिस इज M1। तो टेंशन T यहाँ है, टेंशन T यहाँ है, एंड दिस इज फिक्स्ड, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड।
This pulley is fixed. Suppose this angle is theta. तो भी अगर हम ये मान लें कि किसी इंस्टेंट पर m1 की वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी नीचे है वर्टिकली v2, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2? तो एक बात को समझना पड़ेगा कि जितने भी स्ट्रिंग्स के पॉइंट्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट हैं अलोंग द लेंथ वो क्या रहते हैं? सेम। क्योंकि अगर वो वेरी कर गए तो लेंथ विल वेरी, व्हिच इज नॉट अलाउड बिकॉज़ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो यानी ये जो पॉइंट है p मान लो, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो क्या होगा? v1 cos थीटा। और ये जो वेलोसिटी है अलोंग द लेंथ ही है, डाउनवर्ड है, ये है v2। और अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो v1 cos थीटा को v2 होना चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज। तो ये नोट कर सकते हो। ये बीड है ऊपर m1 और नीचे है ये m2, तो m2 इज गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड और बीड कंस्ट्रेंड है, यानी उसे रेड जो कलर की वायर जो है उस पे हॉरिजॉन्टली मूव करना है, तो उसका वेलोसिटी है v1। तो कैसे रिलेट करेंगे v1 और v2 को? तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग द स्ट्रिंग उन्हें इक्वेट कर देंगे। तो v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि v1 cos थीटा जो है वो v2 के बराबर है। अब एक सवाल पूछा जाता है, क्या v1 और v2 में जो रिलेशन है वही एसलेशन में भी होगा? क्या a1 cos थीटा a2 के बराबर होगा? तो आंसर है नो, क्योंकि यार थीटा जो है वो टाइम के साथ चेंज करेगा। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो d थीटा बाय dt भी आएगा, ठीक है ना? तो डिफरेंशिएट करके कुछ रिलेशन हम निकाल सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन नॉट राइट a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 एज थीटा इज आल्सो चेंजिंग विद टाइम। तो ये क्लियर रहिएगा कि इस तरह के सवालों में ए में ऐसा रिलेशन हम नहीं लिख सकते, हाँ वेलोसिटीज में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये चलिए अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। अब आते हैं कुछ अलग तरह के कंस्ट्रेंट्स पर। तो स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट्स हमने किए, अब चलते हैं किसी एक नेक्स्ट केस पर। देखिएगा, अगर मान लो, चलिए ये स्मूथ वॉल है, स्मूथ वॉल है और यहाँ पर एक रॉड है, रॉड which is inclined at some angle theta. सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और अगर कोई कहे कि ए की वेलोसिटी तो नीचे है वी ए, तो बताएं वी बी कितना होगा? यानी हमें वी ए और वी बी में रिलेशन निकालना है। तो हमें वी ए और वी बी में रिलेशन निकालना है। तो देखिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। तो जो ए का कंपोनेंट है अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड वो क्या होगा? वी ए cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज वी ए साइन थीटा। ओके, और सिंस ये एंगल थीटा है तो वीबी का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द लेंथ वो देखो क्या होगा। तो वीबी का जो कंपोनेंट होगा वो होगा वीबी cos थीटा। अब रॉड का भी लेंथ बढ़ने वाला नहीं है अलोंग द, है ना, अलोंग द लेंथ रॉड का, तो ये दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटी अलोंग द रॉड क्या होनी चाहिए? सेम। तो हम लिखेंगे वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी cos थीटा, या लिख सकते हैं वी ए tan थीटा इज इक्वल टू वी बी। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा बिटवीन एंड ए एंड एंड बी का वेलोसिटीज में, यानी वी ए tan थीटा इज इक्वल टू वी बी।
हाँ जी भाई अदनान, नोट कर पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसको एक बार देखो, और डाउट्स कोई है तो मेरा पूछो मुझसे। चलिए, तो ये केस क्लियर है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो एक कंस्ट्रेंट है वेज कंस्ट्रेंट, तो देखते हैं वो क्या है। तो मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पर ऐसा, और ये वॉल्स हैं कुछ ऐसा, एंड अदर प्लेन, अदर ब्लॉक इज लाइक दिस, एंड इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये वॉल्स हैं रेड वाली, तो इसको मूव नहीं करने देंगे हॉरिजॉन्टली। तो इसका मास है मान लीजिए m1 और इसका मास है m2, ये एंगल है थीटा, एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो व्हाट विल हैपन कि जैसे इनको रिलीज करेंगे हम लोग, तो दिस okay, brown color will be better. So this will move in this direction with say some acceleration a2, and m1 will move downwards with some acceleration a1. तो a1 से नीचे आएगा और ये a2 से राइट में जाएगा। अब हमें a1 और a2 का को रिलेट करना है, रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, और उन्हें कांटेक्ट अगर नहीं छोड़ना, तो उनकी जो वेलोसिटीज होनी चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट्स वेलोसिटी के सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम। और अगर डायरेक्शन हमेशा सेम है और वेलोसिटीज के कंपोनेंट सेम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन में क्या होगा? सेम होगा। तो इस ट्रैक को यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लो ये पॉइंट है और इसका एक्सेलरेशन क्या था? a2, बट सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? तो पहले तो देखते हैं कि ये एंगल क्या है। तो ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। तो a2 का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा a2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा और a2 sin थीटा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो a2 को कंपोनेंट है वो क्या है? a2 sin थीटा। अब बात करते हैं हम लोग a1 की। तो मान लो ये पॉइंट है a1 और इसका एक्सेलरेशन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। a1 इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो a1 का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो क्या होगा? वो होगा a1 cos थीटा। तो यानी m1 का जो एक्सेलरेशन है सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो है a1 cos थीटा, और जो वेज है ना, वेज का जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस वो होगा a2 sin थीटा। अब इन दोनों को क्या होना चाहिए? इक्वल, अगर ये सरफेस एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a2 sin थीटा इज a1 cos थीटा, या फिर a2 tan थीटा इज a1 a1। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा टाइम के साथ चेंज होने वाला नहीं है, इसका मतलब हम वेलोसिटीज में भी ये रिलेशन लिख सकते हैं। एक्चुअली वेलोसिटीज में ही लिख के हमने डिफरेंशिएट करके a1 में रिलेशन लाया है। तो चलिए, तो दिस फॉर्मूला होल्ड्स फॉर बोथ वेलोसिटीज एज वेल एज फॉर एक्सीलरेशंस। तो इस बात को अच्छे से समझें कि a2 tan थीटा जो है वो a1 के बराबर है।
चलिए तो यहां तक देखिएगा, क्लियर है। तो कंस्ट्रेंट रिलेशंस भी आपने देख ली, और एक सवाल हम मिक्स कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट प्लस सूडो, जो नॉन नेचुरल फ्रेम वाली बात है, और एक केस हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई केस है, एक बड़ा सा ब्लॉक है ये, और यहाँ पुली है, और पुली से यहाँ पे स्ट्रिंग है, और यहाँ स्ट्रिंग है ना? यहाँ पे एक पुली है, यहाँ भी एक पुली है, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टली बंधी हुई है, एंड द पुलीज आर फिक्स्ड, दीज पुलीज आर फिक्स्ड। और यहाँ पर एक ब्लॉक हमने रख दिया है M. So if this surface is allowed to move on a smooth surface, then what will happen? तो मान लेते हैं कि ये आगे जाता है with some acceleration a1, and the block, this block comes down with some acceleration a2. हालांकि हॉरिजॉन्टली तो कैपिटल M के साथ ही जाएगा, तो स्मॉल m के दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। तो जो कैपिटल M का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो तो a1 है ना, स्मॉल m का भी a1 ही होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, a2। तो पहला काम तो हमें ये करना है, a1 और a2 में क्या निकालना है, रिलेशन। तो जैसे अभी हमने कंस्ट्रेंट मेथड किया, जैसे इन दोनों पॉइंट्स को लीजिए, तो a1 की वजह से क्या होने वाला है, इन दोनों लेंथ्स को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज ड्यू टू द मोशन ऑफ कैपिटल M। तो कैपिटल M राइट में जाएगा, तो जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं -2a1। तो दीज टू लेंथ्स, अच्छा इसका लेंथ तो चेंज होगा ही नहीं, बिकॉज दो पुली फिक्स पुली के बीच में है, तो दिस लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड एज फार एज मोशन ऑफ द स्मॉल m इज कंसर्न, तो यहाँ देखो ध्यान से, तो स्मॉल m के नीचे जाने से ये a2 बढ़ने वाला, लेंथ बढ़ने वाला है, तो हमें लिखना पड़ेगा +a2, एंड द नेट चेंज इज 0। तो ये आ गया रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। जब टेंशन मार्क कर, जैसे यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पुली जब भी अटैच होता है किसी कैपिटल M से, तो जो कैपिटल M का फ्री बॉडी बनाते हैं, तो ऊपर वाले पुली यानी P1 को भी हम उसी के साथ बनाएंगे, और जो भी फोर्स P1 पे लगेगी वो अल्टीमेटली लगेगी ऑन कैपिटल M। इस बात को समझिएगा। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं ऑफ द कैपिटल M, तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। कैपिटल M का अगर मैं फ्री बॉडी बनाता हूं, तो कौन से डिफरेंट फोर्सेस हैं जो उस पर लग रही हैं, पुली तो मुझे इसके साथ ही बनाना पड़ेगा। चलिए स्मॉल m भी बना देते हैं यहाँ पर अलग से। अब क्या होने वाला है देखो, टेंशन यहाँ लगेगी और टेंशन यहाँ लगेगी, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन यहाँ भी लगेगी। तो तीन टेंशन है जो कैपिटल एम पर एक्चुअली में लग रही, और स्मॉल एम इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N1, तो ये भी इधर लगाएगा N1, तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन हैं जो दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। और ग्राउंड भी N लगाएगा N2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और वेट तो नीचे लगेगा ही, कैपिटल Mg। तो दी आर द डिफरेंट फोर्सेस ऑन कैपिटल M। और छोटे m की बात करें, स्मॉल m पर टेंशन क्या होगी, अपवर्ड, और mg होगा डाउनवर्ड, ठीक है ना।
अब ध्यान से देखो, स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है हॉरिजॉन्टल और नीचे की तरफ है a2। तो फॉर स्मॉल m इक्वेशन देखो क्या हो इन द x डायरेक्शन मोशन। तो x में केवल लग रहा है n1, तो दिस n1 शुड बी इक्वल टू स्मॉल m इनटू a1। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट चलो मैं बना चुका हूँ a1 a2 में, तो इसे सेकंड कर देता हूँ। तो n1 बराबर हो गया ma1। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। और वर्टिकल y में जो मोशन है स्मॉल m का, तो स्मॉल m g माइनस टेंशन, ये बराबर हो जाएगा m इंटू a2। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब कैपिटल M के लिए देखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो ऊपर फोर्स लगती है वो तो है N2, और जो नीचे है वो कौन कौन सी, एक है कैपिटल mg और एक है टेंशन। तो दीज टू आर एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन। तो ये मैंने y डायरेक्शन के लिए लिया। अब x डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं कैपिटल M पर, तो नेट फोर्स देखो क्या है, 2t माइनस n1, और ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू a1, बिकॉज हमने एक्सेलरेशन इसका माना है a1। तो अब देखते हैं हमारे वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स हैं a1 a2 t n1 n2। तो 5 वेरिएबल्स हैं एंड 5 इक्वेशंस हैं। इट मींस हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और इन अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्लियर है। तो इस केस को आप ध्यान से देखो, रिवाइज करो, और कोई केस कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो मुझसे पूछो। चलिए अदनान क्लियर है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी हमने खैर लॉज ऑफ मोशन के देखे विदाउट फ्रिक्शन बहुत सारे केसेस देख लिए हैं। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे स्प्रिंग फोर्स की, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स, एंड देन विल कम टू द फ्रिक्शन।
तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए स्प्रिंग फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं। आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग, तो ये होता है मासलेस, ठीक है ना, मासलेस होता है। और इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। मान लीजिए स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। तो अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं, मान लो बाय डिस्टेंस x, ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ है। ये लेंथ कैसी है? अनस्ट्रेच्ड लेंथ। नाउ इफ आई पुल दिस एंड द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय सपोज x, तो एक फोर्स लगता है स्प्रिंग के द्वारा ऑन द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, spring force, and experimentally it is found that spring force is proportional to the displacement from the mean position. And since direction is opposite, so we put a minus sign. So what is x? X is the extension or compression in the spring. तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन है ये, यानी अनस्ट्रेच्ड लेंथ से जो चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो है x। तो यहाँ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आता है वो आता है k, और k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट तो डेफिनेटली मटेरियल पर और उसकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है वैल्यू। तो फॉर अ गिवन स्प्रिंग ऑफ अ गिवन लेंथ इट इज कांस्टेंट, बट अगर उसकी ज्योमेट्री को चेंज करेंगे, लेंथ को आधा कर देंगे, 1/4 कर देंगे या ट्वाइस कर देंगे, तो k will change, and if you change the material then also k will change, and if you change the condition of the same material even then the k will change. तो k है कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब इसका सिंपल सा एक बहुत छोटा सा सवाल एप्लीकेशन देते हैं कि अगर मान लो स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड है, तो इसको मैंने स्ट्रेच करके छोड़ दिया, मान लो ये x नॉट है, सपोज मास है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रिलीज्ड? तो लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन A। तो ये A पोजीशन है एक्चुअली, तो यहां से रिलीज किया, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आप कहेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज kx नॉट। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, but horizontal direction में the only force acting on it is kx naught. So applying Newton's second law, kx naught is equal to ma। a कितना आ गया बेटा? ये आ गया kx naught upon m. So this is the acceleration of the block when it is released from the position A. एक और एप्लीकेशन देखेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो एक स्प्रिंग है जो एक तरह से वॉल से बंधा हुआ है और यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ दूसरा स्प्रिंग है सपोज, और ये वॉल है अगेन, और इसका फोर्स कांस्टेंट k1 है और इसका k2। अब आपने क्या किया, ब्लॉक को इधर मूव कर दिया, ब्लॉक यहाँ पे आ गया, एंड दिस डिस्टेंस इज x। नाउ व्हाट विल हैपन? अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो लेफ्ट वाला स्प्रिंग विल पुल इट विद द फोर्स k1x and it will push it with the k2x. So the net force is F net क्या हो जाएगा? k1x plus k2x, या फिर k1 plus k2x, x कॉमन ले लो। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, F net जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, यानी
एम ए बराबर होगा K1 प्लस K2 K1 प्लस K2 x। ये आ जाएगा K1 प्लस K2 x अपॉन मास। So this is the acceleration of the block when it is released after extending, after moving it by x towards right. तो राइट में x से हमने मूव किया, छोड़ा, रिलीज किया, तो छोड़ते ही जो स्प्रिंग के फोर्सेस होंगे नेट, वो क्या हो जाएंगे K1x और K2x। तो लगा दीजिए न्यूटन सेकंड लॉ और आपको A मिल जाएगा K1 प्लस K2x अपॉन m। तो ये हमने देखा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स कैसे। अब देखिए, अब अगर ये वर्टिकल केस मान लो, अगर ये मान लीजिए ब्लॉक है, स्प्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है मान लो और यहाँ पे इसका मास क्या है, फोर्स कांस्टेंट k है, या शायद k ना भी गिवन हो तो भी हम कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द फोर्स दैट बीइंग एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मास m, यानी ब्लॉक a मान लो, ब्लॉक b मान लो। तो ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगे, आप देखोगे कि 2mg is acting downward and the tension is acting upward and the system is in equilibrium, body is in equilibrium, so this T is equal to 2mg। अब अगर स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो स्प्रिंग फोर्स को हम स्मॉल m के भी एफबीडी से, यानी ए ब्लॉक के एफबीडी से निकाल सकते हैं, या ए और बी का कंबाइंड एफबीडी भी ले सकते हैं। तो चलिए दोनों से देखेंगे, है ना। हमें कैलकुलेट करना है एफएस, तो देखते हैं कैसे होगा ये। अब अगर स्मॉल m ले लिया मैंने और ऊपर फोर्स लगा स्प्रिंग फोर्स, है ना, केवल m के फ्री बॉडी से, और नीचे लगेगा डेफिनेट टेंशन और नीचे लगेगा इसका वेट। तो आपने क्या किया, आपने स्प्रिंग फोर्स को टेंशन प्लस mg के बराबर लिखा। टेंशन आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, ट्वाइस mg, और ये mg है, तो आंसर आया 3mg, 3mg। और ये अगर हम कंबाइंड एफबीडी ले लें m और 2m का, तो कैलकुलेट एफएस बाय मेकिंग combined FBD of m and 2m। तो m और 3m को अगर एक साथ ले लें तो टेंशन का कोई रोल नहीं बचेगा, क्योंकि टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगी। तो इसे हम सिंगल ब्लॉक से दिखा सकते हैं ऑफ 3m मास। नाउ द अपवर्ड फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स, डाउनवर्ड इज mg, सो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 3mg, और ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। अब अगर मान लो k गिवन है और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ओके, इस अबाउ केस में, तो इन दी अबाउ केस व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मान लो ये हमें निकालना है। तो भाई अभी अभी हमने देखा स्प्रिंग फोर्स जो है वो तो 3mg है, और ये होना चाहिए k इंटू एक्सटेंशन के, मान लो x इज द एक्सटेंशन, तो x आ गया 3mg अपॉन k। तो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 3mg अपॉन k। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो कि एग्जाम में खूब आता है, आया हुआ है। लेट्स सी क्या है वो। तो ये स्प्रिंग है, एक स्ट्रिंग है ना, और दो ब्लॉक है m एंड 2m।
तो मान लो यहाँ पे मैं डायग्राम फिर बनाता हूँ, ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग एंड देन ये ब्लॉक, ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है, अगर किसी भी इंस्टेंट पे इस स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, if this string is cut, then just after cutting, what are the isolations of the block A and B? ठीक है, तो चलो ये हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में फिर से। ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है जो ए ब्लॉक है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये 2m है, तो ये बी ब्लॉक है। तो हमने क्या किया है, हमने इसको कट किया है। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द accelerations of block A and B just after string is cut. ओके, तो स्ट्रिंग को कट कर दिया है। चलिए आप 2-3 मिनट सोचें, थोड़ा ट्राई करें और फिर मैं इसे डिस्कस करता हूँ। ये मेंस में आया हुआ सवाल है, नीट में भी आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। इट्स अ गुड स्मॉल स्वीट क्वेश्चन, और आपको टेंशन की वैल्यू, आपको ए की वैल्यू बतानी है, ए और बी के, व्हेन स्ट्रिंग इज कट जस्ट आफ्टर कटिंग। चलिए, तो आपने ट्राई कर लिया, ये देख लीजिए स्ट्रिंग को कट करने के बाद क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक बात को अंडरस्टैंड करेंगे, जो स्प्रिंग का फोर्स है वो तभी चेंज होता है जब एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग चेंज होगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, है ना, स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा वो एज इट इज रहने वाला है, बिकॉज को टाइम देंगे तो वो चेंज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे हम कट करेंगे द स्मॉल m यानी ए ब्लॉक विल मूव अपवर्ड, बट इट विल टेक सम टाइम, और जब तक वो टाइम उसे नहीं मिलेगा तब तक उसका एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा, और जब तक एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा तब तक स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। तो इस बात को नोट कर लेते हैं। जस्ट आफ्टर cutting the string, block A will move up, upward, whereas B will start to will move in the downward direction.
ठीक है, पर यहाँ इंपॉर्टेंट है टू चेंज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स इन द स्प्रिंग, A need to move and A need to change its position, in the vertical direction, vertical direction. And for that it needs time. For that it needs time. But if just after the cutting is concerned, just after cutting the string, accelerations are asked. Extension in the spring will not change, and hence spring force will also remain same, and hence spring force will also remain same. तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भाई जब तक ब्लॉक ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम अगर हमने नहीं दिया तो ऊपर नहीं गया, और ऊपर नहीं गया तो एक्सटेंशन में चेंज नहीं आया, और एक्सटेंशन में चेंज नहीं आया तो स्प्रिंग फोर्स में चेंज नहीं आया. ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है. तो अब अगर हम मान लीजिए ब्लॉक ए की बात करते हैं, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. तो ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स और नीचे लग रहा है उसका वेट, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, इट इज 3 mg, so it is 3 mg, यहाँ लिख सकते हैं. तो एक्सेलरेशन इसका जो अपवर्ड होगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं. कैसे? 3 mg minus mg is the net force upward mass into a1, तो 2 mg is equal to ma1, तो mass से mass cancel, तो a1 is 2g. So this small m will accelerate upward with this acceleration. तो ये variable acceleration है, ठीक है ना. स्प्रिंग फोर्स वेरी करेगी जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा, the spring force will vary, so it's a question of variable acceleration. But just after cutting the string, initial acceleration of the m can be given as 2g. तो ये समझ लेते हैं, a1 हो जाएगा 2g के बराबर. चलिए अब आते हैं ब्लॉक बी की बात करते हैं. तो ब्लॉक बी का मास तो 2 mg है, बट स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कट करते ही टेंशन क्या हो जाती है? इमीडिएटली 0. यहाँ लिख लेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग immediately becomes zero after cutting. ठीक है ना. अब टॉट नहीं रहा स्ट्रिंग जब तक टॉट है, खिंचा हुआ है, तब तक टेंशन है. जैसे टॉट नहीं रहा तो टेंशन बिकम्स 0. तो जब टेंशन नहीं रही तो ये डाउनवर्ड जाएगा a2 से, तो हम लिखते हैं 2 mg is equal to a2 mass into a2, 2m. तो 2m से 2m कैंसिल, so a2 is g. यानी m2 का जो एक्सेलरेशन होगा जस्ट आफ्टर कटिंग वो हो जाएगा g डाउनवर्ड, जबकि स्मॉल m का क्या था? 2g अपवर्ड. इसे आप ध्यान से एक बार देख लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें.
इसे ठीक से नोट कर लीजिए और कोई डाउट है तो उस पर पूछ लीजिए। चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ये नोट कर लिया आपने ठीक से। अब हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, बट फ्रिक्शन की हम डेफिनेशन को अभी शुरू कर लेते हैं एंड देन है ना विल गो फॉरवर्ड इन दिस। तो टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन टॉपिक में आपको नोट करना है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन bodies in contact, bodies in contact contact when either there is a relative motion, there is a relative motion between them, relative motion between them, or tendency of relative motion. ठीक है, तो या तो उनमें क्या हो, एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो, या फिर रिलेटिव मोशन की केवल टेंडेंसी हो। जब भी ऐसा कुछ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर मान लो एक ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है एम, ठीक है, और रफ सरफेस, एक्चुअली रफ सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज डेफिनेटली एक्टिंग अपवर्ड्स, एमजी इज डेफिनेटली एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो क्वेश्चन इज, क्या कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा if it is just placed on a horizontal rough surface? If block is placed on a horizontal rough surface, will friction force act on it? तो यहाँ पे हम आंसर देंगे कि since there is no relative motion as well as there is no tendency of relative motion, है ना। और टेंडेंसी हम कैसे चेक करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, स्मूथ मान लेते हैं सरफेसेस को। अगर स्मूथ मानने पर ये चल पड़ते हैं तो हम विल से कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कोई टेंडेंसी इनकी चलने की या रिलेटिव मोशन की नहीं है, एंड व्हेन देयर इज नो टेंडेंसी देन नो फ्रिक्शन विल एक्ट। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल नेम है कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, ये भी नोट कर लेते हैं। इफ relative motion is there between surfaces in contact, friction acting is kinetic friction, and if there is
only tendency of relative motion, tendency of relative motion, then friction acting is called static friction. मुझे नोट कर लें, जब ये रिलेटिव मोशन होगा सरफेसेस इन कांटेक्ट में, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा होगा, काइनेटिक। और जब केवल टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन जो लगेगा उसे हम कहेंगे स्टैटिक। तो काइनेटिक एंड स्टैटिक, तो दो प्रकार के फ्रिक्शन हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक, जिन्हें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए ऊपर वाले केस की बात करते हैं। इफ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विल द फ्रिक्शन एक्ट ऑन इट। तो हमने अभी चेक किया कि भाई रिलेटिव मोशन तो हो ही नहीं रहा, तो काइनेटिक तो लगने का सवाल नहीं उठता। अब बात आती है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन की। तो उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं तो विल इट मूव, वी विल सी यस देयर इज नो टेंडेंसी, द बॉडी विल नॉट मूव, हेंस नो टेंडेंसी एंड नो फ्रिक्शन विल एक्ट। तो जब टेंडेंसी नहीं है तो कौन सा फ्रिक्शन नहीं लग रहा, स्टैटिक। और जब रिलेटिव मोशन ही नहीं था तो कौन सा नहीं लग रहा था, काइनेटिक। ठीक है ना। तो इन द अबव केस विल से no friction is acting even if it is placed on a rough horizontal surface. तो इसे आप नोट कर लें। तो आज हमने बेसिकली डेफिनेशन की बात कर ली है और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे, यानी वेडनेसडे को। और एक केस में यहाँ पे और आपको बताया था, जैसे मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे आप कोई अपना इरेजर रख देते हैं, जैसे इरेजर, एंड इट इज एट रेस्ट। ये इरेजर है और ये रेस्ट में है। तो सवाल ये है कि क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो डेफिनेटली से कि काइनेटिक तो नहीं लग रहा बिकॉज रिलेटिव मोशन तो नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर इसे फ्रिक्शनलेस मान लें, स्मूथ मान लें, there is no roughness at all, तो what will happen? Because of the mg sin theta, this body will slip downwards. यानी जैसे मैं सरफेस को स्मूथ कर दूंगा मुझे दिखेगा कि ये बॉडी नीचे स्लिप करती हुई आ रही है। यानी स्मूथ करने पर अगर ये मूव करता है, रिलेटिव मोशन होता है इसका, विल से कि इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। और जब टेंडेंसी है तो डेफिनेटली स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी एक्टिंग। तो इस केस में आप कह देंगे यस स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग कह दो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन कह दो, लिख देते। तो इन दिस केस static friction must be acting as it has a tendency of relative motion। ठीक है। तो मैं देखो स्ट्रेस दे रहा हूँ बाबर रिलेटिव मोशन पे, यानी मोशन नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिलेटिव। यानी एक सरफेस का दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर मोशन है तब केवल हम कहेंगे द काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, और अगर केवल रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है तो विल से स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। तो चलिए, तो आज हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन कर लिया इसका, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको मूव करेंगे, आगे लेके जाएंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।